हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर। आज हम सभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो पहला क्या है? मोल अंश तथा नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। मोल अंश तथा नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो मोल अंश किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम लोग कहते क्या है? मोल अंश कहते हैं। यानी किसी विलयन में या तो विलेय और विलायक हो, या तो विलेय हो या तो विलायक हो, उसकी संख्या और कुल मोलों की संख्या को की अनुपात को हम लोग कहते क्या है? मोल अंश कहते हैं। और मोल अंश को ही हम लोग कहते क्या है? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, विलेय का मोल अंश बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। जब हम लोग विलायक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो विलेय की जो मोलक संख्या है, विलेय की मोलक संख्या बटे विलायक की मोलक संख्या। नहीं, अगर हम विलेय की मोलक संख्या को एन के मान लें तो यह क्या हो जाएगा? एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। और विलायक, विलायक मतलब जल, तो विलायक के मोलक संख्या क्या होता है? विलायक के मोलक संख्या। ठीक, विलायक का मूलांश क्या होता है? विलायक के मोलक संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी कैपिटल एन बटे एन, एन प्लस एन हो जाएगा। ठीक, यानी जो मोल अंश होता है किसी, मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक विलेन है, मतलब सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्वेंट और सोल्यूट होता है। सोल्वेंट और सोल्यूट होता है। तो अगर हम अलग अलग, मतलब सोल्वेंट का यानी ठीक, विलायक का भी और सोल्यूट यानी विलेय का भी, हम दोनों का अलग अलग मोल अंश निकाल सकते हैं। तो अगर हमको विलेय के मोल अंश निकालना होगा तो विलेय की जो मोलों की संख्या उसको ऊपर रखेंगे। अच्छा, मोल संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे अणु भार। तो यानी विलेय के मोल संख्या को रखेंगे ऊपर और विलयन के कुल मोल संख्या हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो निकल जाएगा मोल अंश। इसी को हम लोग कहते क्या है? मोल प्रभाज कहते हैं। अगला क्या है? नॉर्मलता। क्या नॉर्मलता हम लोग किसे कहते हैं? नॉर्मलता किसको कहते हैं? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और जो नॉर्मलता का फार्मूला होता है, एन बराबर डब्लू, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे ई गुणे वी होता है। डब्लू क्या है? विलेय का भार है। ई क्या है? तुल्यांकी चालकता है। ठीक, वी तुल्यांकी भार कह सकते, तुल्यांकी भार। वी क्या है? विलयन का आयतन है। ठीक, आगे देखिए, डेनियल सेल की क्रिया विधि को समझाइए। तो डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेनियल सेल में होता क्या है? इधर क्या होता है? इधर होता है जिंक, इधर होता है जिंक का पात्र, मतलब जिंक सल्फेट का विलयन होता है। इधर क्या होता है? कॉपर सल्फेट विलयन होता है। दो पात्र होते हैं। जो डेनियल सेल क्रिया विधि होती है, दो अलग अलग पात्रों में क्रिया की जाती है। तो जिंक सल्फेट विलयन में जिंक राड डूबी हुई होती है और कॉपर सल्फेट विलयन में क्या होती है? कॉपर की राड डूबी हुई होती है। अब क्यों क्या? क्योंकि जो जिंक की क्रियाशीलता होती है, ठीक, वो कॉपर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर ज़्यादा होने के कारण जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कॉपर क्या होता है? अपचयन होता है। कॉपर रॉड पर अपचयन होता है। तो जब जिंक रॉड पर ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हुए आते हैं कॉपर रॉड की ओर। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करता है? कॉपर रॉड ग्रहण करता है। ठीक, ऐसे ग्रहण कर लेता है। इसका विस्तार से समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ से जिंक आयन से, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर आयन ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने से क्या होता है? ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। फिर यहाँ क्या हम लोग लगा देते हैं एक लवण सेतु। क्या लगाते हैं? एक लवण सेतु लगाते हैं। लवण सेतु क्या होता है? ये परिपथ को पूर्ण बनाने का काम करता है। लवण सेतु हम लोग KCl या NaCl का सोल्यूशन क्या लेते हैं? विलयन लेते हैं। ठीक, तब यहाँ से मान लीजिए, अब समझा ही देते हैं पूरे विस्तार से। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा? कॉपर ग्रहण कर लेगा। अब होगा क्या? इस विलयन से, जिंक सल्फेट के विलयन से, जिंक आयन तो विलयन में जाएगा, लेकिन जिंक जो इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक पर जो आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड की ओर जाएंगे। तो होगा क्या? इस विलयन में जिंक आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इधर इस साइड में, इस साइड में जिंक आयनों की संख्या में बोल रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, तो इस साइड में जिंक आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी इधर। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर आने का प्रयास करेगा तो वो सभी जिंक आयन मिल करके उस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। इधर क्या हो रहा था? जो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। इस कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर इधर जा करके उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। अब होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे,
कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर तो राड की ओर चला जा रहा था, परंतु विलयन में सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। सल्फेट आयन की मात्रा, क्योंकि सल्फेट आयन यहीं रुका हुआ है, सल्फेट आयन यहीं पर है कि कॉपर आयन चला जा रहा है। तो क्योंकि कॉपर आयन चला जा रहा है, अब विलयन में क्या होगा, कॉपर आयन चला गया तो विलयन में बचा कौन, सल्फेट आयन, और सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से एक कॉपर आयनों को राड की ओर जाने नहीं देंगे। जब कॉपर आयन राड की ओर जाएंगे नहीं तो इन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको कोई ग्रहण करने वाला होगा नहीं, तो एक जो ये बैटरी था, सेल था, वो काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ एंट्री किसकी होगी, लवण सेतु को। तो जब लवण सेतु की एंट्री होगी तो लवण सेतु में क्या लेते हैं हम लोग, KCl या NaCl। अब होगा क्या, इधर किसका अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, सल्फेट आयन का, इधर किसका अत्याचार है, जिंक आयन का। अब जैसे हम यहाँ पर लवण सेतु लगा देते हैं तो लवण सेतु का जो K+ होता है वो सल्फेट आयन K पर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है। भाई धरती का नियम होता है, लड़का लड़की को अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़की को अट्रैक्ट होती है, तो वही चीज़ है। तो इस K+ से कौन जाएगा, सल्फेट इधर जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो Cl इधर जाएगा, पोटेशियमो इधर जाएगा, जो उनका अत्याचार था वो खत्म हो गया। यहाँ पर सल्फेट आयन मात्रा ज़्यादा था तो K चला जाएगा इधर, बना लेगा पोटेशियम सल्फेट, और Cl चला जाएगा इधर, बना लेगा जिंक क्लोराइड। पूरा अत्याचार खत्म, बैटरी एकदम काम करना धड़ाधड़ शुरू कर देगी। ये डेनियल सेल लगातार लिख दी एकदम खत्म, ठीक। तो ए सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो यह सेल होता है, डेनियल सेल होता है, करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल में बाह्य बैटरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इस सेल में बाह्य बैटरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। जो ये डेनियल सेल क्रिया विधि हुई होती है, इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इसकी जो क्रिया विधि होती है अलग अलग 2 पात्रों में होती है। इसमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है, जिसकी मदद से धाराओं का गति होता है। भैया ये रुक गया था, जब लवण सेतु का एंट्री हुआ तो K चला गया इधर, Cl चला इधर, या Na चला गया इधर, Cl चला इधर, आराम से करंट फ्लो होने लगा, ठीक। भैया जो हम लोग गांव में पहले क्या टार्चो वाली बैटरी आती थी, जो उसमें सलवा लगता था, तो यही कम होता था। 3 महीने बाद खत्म, तो फिर क्या किए, ला के उसको थोड़ा सा चार्ज कर दिए, खत्म, दूसरा लगा दिए, फिर काम करना शुरू कर दिया, ठीक। अगला क्या है, शून्य प्रथम द्वितीय कोटि के मात्रक, शून्य कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि क्रिया, द्वितीय कोटि क्रिया के मात्रक, अर्ध आयुकाल व वेग स्थिरांक का चार्ट बनाकर लिखिए। पूरा विस्तार समझिए, पूरा एकदम मात्रक के साथ। तो शून्य कोटि क्रिया जो मात्रक होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, और उसका अर्ध आयुकाल होता है, ठीक, हाफ टाइम पीरियड, ठीक। T1 हाफ बराबर होता है R0, प्रारंभिक सांद्रता होती है R0/2K। के क्या है, साम्य स्थिरांक है, के स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। इसका व्यंजक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, के बराबर वेग स्थिरांक बराबर R0 - RT/T होता है। प्रथम कोटि क्रिया का जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। अर्धायुकाल क्या होता है इसका, T1 हाफ बराबर 0.693/K होता है। और इसका व्यंजक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वेग स्थिरांक का, 2.303/T log R0/RT, या कहीं कि आपको मिल जाएगा A/A-x, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। द्वितीय कोटि क्रिया का मात्रक जो होता है मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स होता है। जो इसका अर्धायुकाल होता है T1 हाफ बराबर 1/K इंटू R0 होता है। जो व्यंजक होता है K बराबर 1/T, ठीक, ब्रैकेट में 1/RT माइनस 1/R0 होता है, 1/R0 होता है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ें विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 5 लक्षण लिखिए। कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इस श्रेणी में ऊपर नीचे जाने पर आक्सीय की क्षमता बढ़ती है, यानी आक्सीय की होने की क्षमता क्यों बढ़ती है, अर्थात जो तत्व जितना धनात्मक होगा उतना ही अधिक प्रबलतम आक्सीय कारक होगा, ठीक। तो भैया इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आक्सीकृत होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जो तत्व जितना केवल धनात्मक होगा वह उतना क्या होगा, प्रबल आक्सीय कारक होगा। इस श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। नीचे से ऊपर जाएंगे, वो क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अर्थात जो तत्व जितना अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उतना ही क्या होगा, प्रबलतम अपचायक होगा। श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे सरलता से तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। ये श्रेणी में जो जिंक होता है ना, ये क्या होता है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, इसलिए जिंक, और हम किसी अम्ल की क्रिया करवाएंगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक उस अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। परंतु अगर इस यही क्रिया हम लोग कापर से करवाए होते तो कापर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन नहीं निकालता। क्यों, जो कापर है हाइड्रोजन से क्या नीचे स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्या है, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। अर्थात जो तत्व किसी दूसरे तत्व के ऊपर स्थित है वह अधिक सक्रिय होता है तथा इसके लक्षण से उसको स्थापित कर देता है। जैसे जिंक, जिंक के पात्र में कभी भी हम लोग यानी कॉपर सल्फेट पात्र में जिंक को कभी नहीं रखते हैं। क्यों? वो करे क्या, वो बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल देगा, परंतु कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को नहीं निकाल पाया। क्यों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है एक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, यानी जो तत्व समझिए जो तत्व अपने से ऊपर है वो ज़्यादा सक्रिय है। जैसे जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है तो जिंक ज़्यादा सक्रिय हो गया, कॉपर के कम सक्रिय हो गया, ये पावरफुल हो गया। एक गाँव का अमीर आदमी हो गया, एक गरीब आदमी हो गया, तो अमीर का क्या करेगा, गरीब का कुमार पूरा हड़प लेगा, जमीनी हड़प लेगा ले। तो ये होता है, मतलब ये क्या है, अमीर है क्या है, गरीब है, तो ये क्या करेगा, इसको इसको मार के उसके स्थान से क्या करेगा, जमीन से भगा दिए, ले हम जुड़ गए यहाँ पर। ठीक, ये होता है प्यार मोहब्बत का मामला। अगला क्या है, इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, धातु जो सक्रियता होती है क्या होती है, ऊपर से जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, अगला है ज्यामितीय समरूपता का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान परंतु द्विबंध के परितः उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं क्या, ज्यामितीय समयोगी तथा घटना क्या कहलाती है, ज्यामितीय समरूपता कहलाती है। वो कहना क्या चाह रहा है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र स्ट्रक्चर यानी उसका फार्मूला समान होता है परंतु स्ट्रक्चर क्या होता है, अणु सूत्र व संरचना समान होता है परंतु द्विबंध के परितः ठीक उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं क्या, ज्यामितीय समयोगी तथा घटना कहलाती है, ज्यामितीय समरूपता कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर से एक कंपाउंड है, मान लीजिए एक कार्बन, कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे अगर हम लोग तो एच और एच दोनों एक साइड में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3H एक अलग अलग कंपाउंड हो गया। यानी इसको हम लोग जब दोनों परमाणु या कंपाउंड यौगिक एक ही साइड होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस रूप, सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर अलग अलग परमाणु कंपाउंड ठीक अलग अलग साइड में है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज्यामितीय समरूपता एक नाम और जानते हैं, सिस ट्रांस समरूपता किसे कहते हैं, सिस ट्रांस समरूपता किसे कहते हैं, तो ज्यामितीय समरूपता कोई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, कोराउस के नियम की व्याख्या कीजिए। तो कोराउस का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता विलयन में उत्पन्न धनायनों और ऋणायनों के योग क्या होती है, बराबर होती है। यानी कोराउस के नियम यही कहा गया, किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो मोलर चालकता होगी या सीमांत मोलर चालकता होती है वह विलयन में उत्पन्न धनायनों और ऋणायनों की योग क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो क्या है, लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, एन प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लेमडा एम इनफाइनाइट। मतलब किसी विलयन में जो धनायन और ऋणायन संख्या होगी ना वो उसके कुल विलयनों की मात्रा क्या होगी, योग के बराबर होगी। अगला क्या है, वर्नर का सिद्धांत। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत। क्या वर्नर का सिद्धांत क्या है, अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में उपसहसंयोजी यौगिक तथा जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं से संबंधित एक नियम दिए जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। क्या, अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में उपसहसंयोजी यौगिक तथा जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं से संबंधित एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्नर सिद्धांत कहते हैं। वर्नर सिद्धांत को उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे आणविकता तथा कोटि में 5 अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है विद्यार्थी, तो आणविकता की अभिक्रिया की जो आणविकता होती है फदेव पूर्ण संख्या होती है, यानी जो आणविकता होती है ना वो फदेव पूर्ण संख्या होगी। कोटि क्या होती है, अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक संख्या होती है, कोटि भिन्नात्मक विभक्ति कोई दिक्कत नहीं है। आणविकता कभी शून्य नहीं होती है परंतु कोटि शून्य हो सकती है, हम लोग पढ़ते भी हैं शून्य कोटि क्रिया। आणविकता में भाग लेने वाले यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। और अभिक्रिया में प्रकट साधारणतः पदों घातों का योग कोटि कहलाती है। क्या कहना चाह रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं।
अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग कोटि कहलाता है। अगला क्या है, यह ऋणात्मक होती है। यह क्या होती है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यह ऋणात्मक हो सकता है। यह सैद्धांतिक विधि द्वारा ज्ञात किया सकता है। यह प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था, किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा। कौन सी, कोटि। ठीक, तो आणविकता और कोटि में अंतर हो गया। क्या होता है, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव पूर्ण संख्या होती है, कोटि भिन्नात्मक होती है। आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग कोटि कहलाता है। यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। यह सैद्धांतिक विधि द्वारा ज्ञात किया था, यह प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था, कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था, ध्यान कीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनशील तथा रासायनिक शील में अंतर लिखिए। इसमें विद्युत अपघटनशील में, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें रासायनिक शील में, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें एनोड धन विद्युतीय होता है, इसमें एनोड क्या होता है, ऋण विद्युतीय होता है। इसमें कैथोड ऋण विद्युतीय होता है, इसमें कैथोड धन विद्युतीय होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। अपघटन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक ही पात्र में होते हैं। परंतु रासायनिक में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में रखे होते हैं, अलग अलग पात्र। अगला क्या है, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता है। किसमें, अपघटन में। इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता, इसमें क्या होता है, लवण सेतु प्रयुक्त होता है। इसमें बाह्य स्रोत बैटरी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें बाह्य स्रोत बैटरी लगाएंगे, बाह्य स्रोत में बैटरी नहीं लगाएंगे, उसमें खुद ऊर्जा देता है। इसमें किसी बाह्य स्रोत बैटरी फुक्त नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड से, इसमें इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से, इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की गति करते हैं। 18.9 का उल्टा लिख दीजिए इसी का, क्या बोला गया इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जा रहा, धारा किधर जाएगी, एनोड से कैथोड की ओर लिख दीजिए पॉइंट इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की गति करता है, 18 पॉइंट हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें धारा कैथोड से एनोड की गति करता है, 18 पॉइंट हो गया। ठीक, अगर हम लोग पढ़ेंगे हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन को परिभाषित करते हुए उदाहरण से लिखिए। हाइलोएल्केन क्या होता है, हाइलो मतलब इन्हें का हेलो बाबू। ठीक, हाइलो मतलब हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन मतलब एल्किल समूह। ठीक, हाइलोएल्केन ऐसे एल्किल समूह जो हाइड्रोजन परमाणुओं से खुली श्रृंखला में जुड़कर बने होते हैं, हाइलोएल्केन कहलाते हैं। ऐसे एल्किल समूह, अब एल्किल समूह क्या होता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या, एल्किल। सबसे मेथेन है, एक हाइड्रोजन निकल जाए मेथिल बन जाएगा। एथेन है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एथिल बन जाएगा। तो ऐसे एल्किल समूह जो हाइड्रोजन परमाणुओं से खुली श्रृंखला में जुड़कर बने होते हैं, हाइलोएल्केन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन है, इससे असील क्रिया कर लिया, तो भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन भाग गया, तब इससे जुड़ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या निकल गया, मतलब क्या, ये हाइलोएल्केन बन गया। ठीक, एल्केन पूरा हम इसका दिखाया गया है। ठीक, हाइलोएरिन क्या होता है, अभी बेंजीन रिंग में आएगा। जब किसी बेंजीन वलय से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो इस प्रकार बने हुए हम लोग कहते हैं कि हाइलोएरिन कहते हैं। बेंजीन था है, अब बेंजीन मान लीजिए इसी क्रिया हम लोग करवा दिए Cl2 से, तो Cl2 यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, कम बन जाएगा, Cl बन जाएगा, ऐसे निकल गया। ठीक, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बहुत ज़्यादा होती है, 3.16 होती है, यानी ये ज़्यादा चमक धमक होती है, ये ज़्यादा फेल लबली बोरोप्लस लगाई होती है। इसलिए क्या होता है, क्लोरीन की हाइड्रोजन क्या होता है, खींच जाता है बेचारा, गरीब इंसान है बेचारा। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होती है, 1 होती है, इसकी कितना होती है, 3.3 गुना चपोती हुई है फेल लवली बोरोप्लस, इसलिए खींचा जाता है बेचारा, क्या करे बेचारा, सीधा फादा इंसान। आगे हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता बल सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लिनियस पॉलिंग ने सन 1931 ईस्वी में किए। इस सिद्धांत के द्वारा संकुलिकों के त्रिविम ज्यामिति एवं अणुचुंबकीय गुणों को समझा जा सकता है। इस संयोजकता बल सिद्धांत से हम लोग किसी भी संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति व अणुचुंबकीय गुण को समझ सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इलियर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, Fe क्या यहाँ पर है, केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय परमाणु है। Cn क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें Fe की ऑक्सीकरण संख्या, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको Fe क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। पोटेशियम होता है +1, Cn पर क्या होता है, -1 होता है, तो 4 गुणे +1 + x मान लिया, 6 गुणे -1, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई, क्या आ गई, +2 आ गई। अब Fe के बारे में हमको और डिटेल से जानना है, तो अब हम लोग जानते हैं आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। इसका
आप बायो के नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश कितने डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी में भरे आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और डी में है केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ है, एक ही क्या है इस समय युग्मन हुआ है, हुंड के अनुसार एक ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 4 क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आयरन जो होता है ना, इसको चुंबक के समीप ले जाएंगे बहुत खतरनाक अट्रैक्ट होता है। क्यों? इसके बाह्यतम कोश में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह किसी से बॉन्ड बहुत प्रबलतम उस बना लेता है, और प्रबलतम बॉन्ड बनने के कारण इसलिए लोहा और चुंबक का जो प्यार मोहब्बत होता है बहुत खतरनाक होता है। ठीक ना? क्यों भैया? उसके बाहरी कक्षक में 4 क्या हैं, उनकी वही हम उसी चुंबकों के पास कापड़ ले जाएंगे तो नहीं चिपकेगा, चिपकेगा लेकिन थोड़ा कम चिपकेगा, उसमें एग्मिट्रॉन क्यों कम होंगे। अगर मैं और डिटेल समझना चाहूँ तो आयरन पर क्या होगा, 4 एग्मिट्रॉन होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहूँ तो कितना होगा इसका, तो भैया एन क्या होता है, एग्मिट्रॉनों संख्या 4 × 4 + 2 24 हो गया। तो 24 किसके करीब में है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 24 का वर्गमूल 4.9 हो गया। बोर मैग्नेटान यानी चुंबकीय आघूर्ण जो मात्रक होता है क्या होता है, बोर मैग्नेटान। चुंबकीय आघूर्ण से हम लोग पता क्या करते हैं, वह जो पदार्थ, वह जो धातु है कितना तेजी से चुंबक की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा आएगा ना, इसीलिए यह चुंबक बहुत खतरनाक से अट्रैक्ट होता है। इसीलिए हम लोग पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अणुचुंबकी, एक होता है प्रतिचुंबकी, एक होता है लव चुंबकी। अणुचुंबकी क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत कम रूप से अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि अणुचुंबकी। और प्रतिचुंबकी क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर दूर भागते हैं, चुंबक दूर भागे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकी। और लौ चुंबकी क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबल रूप से अट्रैक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौ चुंबकी। अच्छा, अणुचुंबकी क्या हो गया, मतलब अणुचुंबकी क्या होगा, जब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब किसी को देखते हैं ना बस शर्मा आ जाएंगे बेचारे, शर्मीले टाइप होते हैं, तो क्या होते हैं, मुड़ जाएंगे। तब प्यार मोहब्बत से इनका लगाव नहीं होता है, मतलब ये दुनिया के बारे में समझते हैं कि हमको जीवन कुछ करना है, नाम रोशन करना है अपने माई बाप का। जो प्रतिचुंबकी होते हैं ये तो क्या होगा, इनको अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। अणुचुंबकी वाले अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बाद में समझ में आएगा यार सब बेकार है, ठीक। लेकिन प्रतिचुंबकी वाले अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, मोह माया से दूर रहेंगे। और लौह चुंबकी क्या होंगे, हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। अब हाथ धो जब पीछे पड़ जाएंगे तो मार खाएंगे, सैंडल मंडल गिरेगा। अगला क्या है, ठीक, ये हो गया। अगला क्या है, इसकी संरचना के बारे में समझते हैं थोड़ा, ठीक, बहुत विस्तार समझते हैं चीज़ों को। संरचना इसका क्या होता है, 4K, एक ग्राही इलेक्ट्रॉन होता है, क्या ग्राही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो रंग होता है रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है। और संकलन जो होता है इसका किसका, Fe का होता है, sp3d2 होता है, अगर हम इससे चेक करेंगे तो, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता क्या होता है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर विलयन में घोलने पर उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा नॉट यम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोलने पर जितनी चालकता उत्पन्न होगी, जितनी कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलते हैं। इसे लेम्डा एम से या लेम्डा नॉट एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता बराबर क्या होता है, बीसी चालकता गुणे आयतन, यानी लेम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा गुणे वी होता है। तो मोलर चालकता एम बराबर हम लोग जानते हैं, मोलरता बराबर क्या होता है, W × 1000 बटे एम गुणे वी। W क्या है, विलेय का भार, एम क्या है, विलेय का अणु भार, बी क्या है, विलयन का आयतन। तो बी बार क्या हो गया, पलट देंगे पूरा, लग रख देंगे तो पूरा कट जाएगा, बी ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बटे एम आ जाएगा, कटने पर क्यों भाई, यहाँ बोरा बराबर होगा तो दोनों कट जाएंगे, इतना आ गया, तो हम लोग निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। ये क्या आता है, मोलर चालकता का फार्मूला, कप्पा गुणे 1000 गुणे एम, कप्पा गुणे 1000 बटे एम। अगला क्या है, कोलराउस का नियम, भी पढ़ा था, फिर समझिए। इस नियम के अनुसार अनंत तंतुओं पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता विलयन में उत्पन्न धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। मतलब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता विलयन में उत्पन्न धनायनों व ऋणायनों के योग क्या होती है, बराबर होती है। इसी नियम को हम लोग दूसरे तरीके बोल सकते हैं,
अनंत तनुता पर किसी भी द्वितीय घट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता विलयन में उत्पन्न धनानो व ऋणानो क्या होता है, योग के बराबर होती है। चाहे बोलिए सीमांत मूलक चालकता, चाहे बोलिए सीमांत तुल्यांकी चालकता, सीमांत तुल्यांकी चालकता, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत तनुता पर किसी भी द्वितीय घट्ट के विलयन की मूलक चालकता विलयन में उत्पन्न धनानो व ऋणानो की योग क्या होती है, बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्या है, ज्यामितीय समूहों को विस्तार समझाइए। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान परंतु द्विबंध की परितः उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं क्या, ज्यामितीय समयोभी तथा घटना क्या कहती है, ज्यामितीय समूहता कहलाती है। समझा दे विस्तार से। ऐसे यौगिक जिनके सूत्र Ma2B2 Ma2BC व MABCD होता है, ज्यामितीय समूहता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। सिस रूप क्या होता है, सिस फॉर्म क्या होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दो समान लिगेंडों के बीच का कोण 90 अंश बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दो समान लिगेंडों के बीच 180 अंश कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक। अगला डीएनए और आरएनए क्या होता है, वर्णन कीजिए। डीएनए प्रत्येक जीव के अंगुली के ऊपर अलग अलग अंगुली छाप होता है, डिंगले अंगुली छाप, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। डीएनए क्या होता है, समझिए ध्यान से। इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी जो खोज किए थे, डीएनए खोज जो किए थे, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। इसकी द्विकुंडली रचना का उत्पादन किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। खोज तो किए थे फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन जो द्विकुंडली रचना होती है उसका जो उत्पादन किया कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। देखिए ध्यान से इधर, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसकी जो कुछ मात्रा होती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में पाई जाती है। यानी जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है, डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक। तो डीएनए कहाँ पर, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसकी कुछ मात्रा कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में पाई जाती है। ठीक ना। अब हुआ क्या, डीएनए अनुवांशिकी का वाहक होता है। क्या होता है, डीएनए अनुवांशिकी का वाहक होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का। देखिए, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। ठीक। वैसे होते हैं डीएनए में 4 प्रकार नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें क्या होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। तो नाइट्रोजन बेस तो दो ही होते हैं, प्यूरिन पिरीमिडीन। उसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो डीएनए में पाया जाता है थाइमिन, और आरएनए क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर क्या पाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। आरएनए की भी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। आरएनए की भी खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक। कब की था, 1869। कब की था, 1869 में किए थे। अब हुआ क्या, आरएनए का मुख्य काम क्या होता है, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। मानव शरीर में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि व 3 रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो प्रयोगशाला विधि क्या, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। जब मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनियम की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच गर्म करते हैं, तो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक। किसको गर्म करते हैं, मेथिल अल्कोहल को। तो अब क्रिया दिया गया है, मेथिल अल्कोहल क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। बन क्या रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है, ये निकल जा रहा है। तो क्रिया मेन रूप से यहाँ दिखाई गई है। अब फॉर्मेल्डिहाइड रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो दो हम लोग रासायनिक गुण देख रहे, 2-3 ठो। ठीक। पहला है अन्योन्याश्रय क्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया सांद्र अन्योन्याश्रय से की जाती है तो सोडियम फॉर्मेट तथा मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला है। अब इसी क्रिया की गई अन्योन्याश्रय से, तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथिल अल्कोहल निर्माण होता है। मतलब जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया अन्योन्याश्रय की जाएगी, सांद्र अन्योन्याश्रय, तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल निर्माण होगा, शराब। एसियन से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन निर्माण होता है। ये देखिए एकदम विस्तार से दिखाई, एकदम शॉर्टकट में। तो एसियन है, एसियन एस सी डबल बॉन्ड ओ है, तो होगा क्या, एक एच इधर जुड़ गया, एक सी इधर जुड़ गया, ये इस एच से ओ जुड़ जाएगा तो निकल जाएगा ओ एच सी एन बन। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। पूछा जाता है कई बार
कि यह शीन क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से कहती बनता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। अगला हम लोग देखेंगे अमोनिया से क्रिया। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया किससे होती है, अमोनिया से की जाती है तो यूरोट्रोपिक निर्माण होता है। कई बार पेपर में आया भी, ध्यान रखिएगा, कई बार जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया हम लोग अमोनिया से करते हैं तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिक निर्माण होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लिए जाते हैं, अमोनिया के 4 अणु लिए जाते हैं, बनता क्या है CH2 6N4 यूरोट्रोपिक सूत्र होता है। ठीक, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला है फिनाइल अम्लीय क्यों होता है। अगला है फिनाइल अम्लीय क्यों होता है। तो फिनाइल को जल में घोलने पर यह हाइड्रोजन आयन तथा फिनाक्साइड आयन निर्माण करता है, जो अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। इसलिए फिनाइल क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या, फिनाइल को जल में घोलने पर यह हाइड्रोजन आयन तथा फिनाक्साइड आयन निर्माण करता है, जो अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। अगर क्या है पॉवर अल्कोहल क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। पॉवर अल्कोहल क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। पेट्रोल और औद्योगिक अल्कोहल को जब किसी बेंजीन के मिश्रण में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ पावर अल्कोहल, क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं हम। क्या बोल रहा है, पेट्रोल और औद्योगिक अल्कोहल को जब किसी बेंजीन के मिश्रण में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर मोटर ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका, पावर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्या है लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यानी क्या कह रहा है, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण। दूसरा क्या होता है, ये जो लैंथेनाइड संकुचन होता है 2 प्रकार से होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण और परीक्षण प्रभाव में कमी कारण होता है। 2 कारण से होता है। अगला क्या है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जब एक संबंधित अनुपात का मिश्रण बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। क्या, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का एक संबंधित अनुपात का मिश्रण ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। अब ल्यूकास परीक्षण जो प्रयोग किया जाता है वह प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहलों में अंतर स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो पूछ लीजिए ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहलों के परीक्षण में किया जाता है। कैसे हम लोग मालूम करते हैं, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल में जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या होता है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। और द्वितीयक अल्कोहल में 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करता है। और प्राथमिक क्या करेगा, गर्म करने पर क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। ठीक, अगला क्या है, कार्बोहाइड्रेट के डी तथा एल विन्यास क्या होते हैं, फ्रक्टोज की फंक्शनल विस्तार कीजिए। तो डी विन्यास में हाइड्रॉक्सिल समूह दाईं ओर होता है और एल विन्यास में बाईं ओर होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो डी हाइड्रोजन समूह होता है वह डी विन्यास में दाईं ओर होता है, परंतु एल विन्यास में क्या होता है, बाईं ओर होता है। डी और एल विन्यास शर्करा के अणु में एल्डिहाइड या कीटोन समूह से सबसे दूर स्थित असममित कार्बन परमाणु के विन्यास को संदर्भित करते हैं। यदि इस कार्बन कायरल पर हाइड्रॉक्सिल OH समूह दाएं ओर इंगित करता है तो इसे डी रूप कहता है, और यदि बाएं ओर इंगित करता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एल रूप कहते हैं। डी विन्यास वाले कार्बोहाइड्रेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीबरो रोटेटरी हो सकते हैं, और एल विन्यास वाले भी हो सकते हैं। ठीक, अगला क्या है प्रश्न, उपसहसंयोजी युग्मकों के IUPAC पद्धति में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या अल्फ्रेड नोबल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो अल्फ्रेड नोबल सिद्धांत क्या था, अल्फ्रेड वर्नर सिद्धांत क्या था। तो अल्फ्रेड वर्नर ने ठीक 1893 ईस्वी में उपसहसंयोजी युग्मकों तथा जटिल युग्मकों के गुणों एवं संरचनाओं से संबंधित एक नियम दी, जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्नर सिद्धांत कहते हैं। बहुत मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में उपसहसंयोजी युग्मकों तथा जटिल युग्मकों के गुणों एवं संरचनाओं संबंधित एक नियम जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्नर सिद्धांत कहते हैं। वर्नर सिद्धांत को उपसहसंयोजी युग्मकों का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसमें कहा क्या गया, उपसहसंयोजी युग्मकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहली क्या है, प्राथमिक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं तथा इसे विलयन में घोले जाने पर आयनित हो जाते हैं। इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को बड़े गुरु कोष्ठक से बाहर रखा जाता है। किसे बाहर रखा जाता है, गुरु कोष्ठक हम लोग बाहर रखते हैं।
अगला क्या है द्वितीयक संयोजकता। ये ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी संतुष्टि से यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये प्राथमिक संयोजकता से प्रबल होते हैं। धातु तथा इनसे जुड़ी द्वितीय संयोजकताओं को बड़े गुरु कोष्ठक के अंदर एक साथ लिखा जाता है। द्वितीय संयोजकताएं केंद्रीय धातु परमाणु से एक फतत रेखा द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये डॉटेड यानी बिंदुदार रेखा द्वारा जुड़ी होती हैं प्राथमिक संयोजकता। एक होती है फतत यानी कंटिन्यूस लाइन से जुड़ी होती हैं। ठीक, अगला क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। तो किसी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, ये दिखा गया यहाँ पर जो 4 है इसकी। फैराडे की विद्युत अपवर्तन का नियम लिखिए। एक केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फैराडे विद्युत अपवर्तन का नियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो क्या नियम थे इनका समझते हैं। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रथम नियम इन्होंने बोला। ठीक, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी W प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। जहाँ Z क्या होती है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। हम लोग जानते हैं क्या, Q बराबर क्या होता है, I इंटू, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और सब जानते ही हैं। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो मात्राएं होंगी तुल्यांकी भारों की होती समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा क्या होगी, मुक्त होगी, उनकी जो मात्राएं होंगी तुल्यांकी भारों की होती समानुपाती होती हैं। ये अलग अलग पात्र है मान लो। तो W1 प्रोपोर्शन E1 हो जाएगा, W2 प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। हटाएंगे क्या हो जाएगा, W1 बराबर KE1, यहाँ पर W2 बराबर क्या होता है, KE2 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर समीकरण हल करेंगे तो W1 अपान क्या होता है, W2 बराबर क्या जाएगा, E1 अपान E2 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमको धारा मालूम चलता है। इसमें क्या होता है, तुल्यांकी चालकता के बारे में मालूम चल जाता है, भार और ठीक तुल्यांकी चालकता के बारे में मालूम चलता है। अगला क्या है, टालन अपकर्मक और आरेहनीय समीकरण क्या है। सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालन अपकर्मक कहते हैं। क्या, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालन अपकर्मक कहते हैं। टालन अपकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या, टालन अपकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया कर क्या बनाता है, टालन अपकर्मक रजत दर्पण निर्माण करता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है, किसे, टालन अपकर्मक से। इन टालन अपकर्मक से हम लोग क्या मालूम करते हैं, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति हम लोग जांच करते हैं। ये फार्मूला, ये दीगर रिएक्शन, तो एल्डिहाइड से क्रिया किसी टालन अपकर्मक से की जा रही है, बनता क्या, रजत दर्पण बनता है, 2Ag बनता है, और निकल के आता है यह एस्टिक अम्ल। यानी पूछा गया कई बार, जब एल्डिहाइड क्रिया टालन अपकर्मक से की जाती है बनता क्या, रजत दर्पण निर्माण होता है। कई बार पूछा गया क्या होता है जब, इन्हें कि क्या होता है जब प्यार, तो वो नहीं है। तो जब एसिटाल्डिहाइड क्रिया किसी की जाती है, टालन अपकर्मक से की जाती है, बनता क्या, रजत दर्पण निर्माण होता है। अगला क्या, आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप से होने वाली परिवर्तन से वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित द्वारा क्या किया, दर्शाया। के बराबर AE पावर माइनस E अपान RT। के क्या है, वेग स्थिरांक, ए क्या है, आर्हेनियस स्थिरांक, E क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है, परम ताप है। अगला है वैद्युत सारणिक श्रेणी क्या होती है। वैद्युत सारणिक श्रेणी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक, उसको एक बार पढ़ाया तो फिर एक बार समझिए, ठीक है ना, 2-3 बार समझेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। धातुओं तथा धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ऐसे समझिए, धातु तथा धातुओं को उनके घटते और बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विशेषता क्या है, अभी समझाया था। इस श्रेणी में ऊपर पहुंचे जाने पर तत्वों की आकर्षण की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जो तत्व जितना अधिक होगा धनात्मक होगा, वह उतना अधिक क्या होगा, प्रबलतम आकर्षी कारक होगा। इस श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। अर्थात जो तत्व जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना क्या प्रबल अपचायक होगा। क्या उतना ही प्रबल क्या होगा, अपचायक होगा।
अगला हम लोग समझते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वे सरलता से तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। जैसे जेड जो होता है वह कॉपर से मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए क्या करता है जेड सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकाल देता है। इस श्रेणी में धातु की सक्रियता ऊपर से जाने पर क्या होती है, घटती है, अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर धातु की सक्रियता बढ़ती है। मतलब जो तत्व अपने से ऊपर होगा वह नीचे तत्व को उसकी वजह से करेगा, निकाल भगा देगा। ठीक। अगला है सांद्रता के नर समीकरण को समझाइए। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सांद्रता का नर समीकरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, विस्तार से। ठीक, समझिए ध्यान से इधर। तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके आयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके आयन की सांद्रता तथा ताप पर करता है, निर्भर करता है। अगला क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके आयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। नट समीकरण, नट्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा आयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नट समीकरण कहते हैं। यानी नट्स वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा आयन की सांद्रता के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नट समीकरण कहते हैं। ठीक, ई बराबर क्या होता है, ई नट माइनस आर टी अपान एन एफ लाग ई एम अपान एम डैश होता है। ठीक, तो पूरा हम लोग हल करते क्या आता है, ई बराबर ई नट माइनस 0.059591 अपान एन होता है, लाग 10 1 अपान लाग एम एन होता है। सब दिया गया है विस्तार से। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे यस एन तथा यस एन क्रिया क्या होती है। ये भी कई पूछा गया है। यस एन क्रिया, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में प्रथम चरण में कार्य धनायन निर्माण होता है तथा दूसरे चरण में नाभिक रागी कार्य धनायन पर आक्रमण करके यौगिक निर्माण करता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद अभिकारक का केवल एक ही पद होता है तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ऐसा अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है, इस अभिक्रिया में प्रथम चरण में कार्य धनायन बनेगा। यहाँ पर जब जैसे कार्य धनायन बन जाते इस पर पॉजिटिव चला जाता है, तुरंत क्या होता है, जो नाभिक रागी होता है, नाभिक रागी नाभिक से प्रेम करने वाला, और नाभिक कौन चल होता है, धनायन होता है, यानी धन से प्रेम करने, धन से प्यार करने वाला। ठीक, दूसरे चरण में नाभिक रागी क्या करता है, कार्य धनायन पर आक्रमण करता है, निर्माण करता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद अभिकारक का केवल एक पद होता है, एक ही पद है, क्योंकि जो अभिक्रिया है वह केवल एक पद पर डिपेंड कर रही है, इसलिए उसको हम कहते क्या हम, नाभिक रागी कहते हैं हम। ठीक, नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी क्या करता है, हटाकर उसके स्थान में क्या स्वयं जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, संगम क्रिया कहते हैं हम। एक क्रिया भी दिखाई गई है। ठीक, अगला क्या होता है, सेंट्रो क्रिया होती है, सेंट्रो क्रिया होती है। ये क्या होती है सेंट्रो क्रिया, ये भी कई बार पूछा गया, सेंट्रो पूछा गया जाता है। इस अभिक्रिया में नाभिक रागी पर पस आक्रमण करता है। इस अभिक्रिया में जो नाभिक रागी होता है वह पस आक्रमण करता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद के दो अणु भाग लेते हैं तथा इस नाभिक रागी तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी क्या करता है, उसके स्थान से हटा देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इधर होता क्या है, इसमें क्या है, इसमें टर्सरी कार्बन होता है। जो नाभिक रागी जो एसएनओ क्रिया होती है ये टर्सरी कार्बन पर संपन्न होती है, जो ये होती है प्राथमिक कार्बन पर, क्योंकि टर्सरी कार्बन पर होने के कारण इसमें नाभिक रागी, क्योंकि एक कोडिन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब नाभिक रागी जो है हमेशा ये केवल एक ही साइड से अटैक इसमें कर पाता है, पस आक्रमण करेगा। ठीक, इसमें केवल एक ही साइड से अटैक करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, अब वो क्या होता है, इसमें संक्रमण जैसे जैसे वैसे यहाँ जुड़ेगा वैसे वैसे सील क्या हो जाएगा, इसके जीवन से निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, सेंट्रो क्रिया होती है, यानी इस क्रिया में नाभिक रागी पर पस आक्रमण करता है। जो नाभिक रागी क्या होता है, पस अटैक करता है, क्योंकि सब क्रिया में वेग निर्धारक पद के दो अणु भाग लेते हैं। 23 ए भी भाग ले रहा है, ए भी भाग ले रहा है, दो अणु हो गए, तो दोनों को हम लोग काउंट कर लेते हैं तथा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। चलो अगला क्या है, डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व की विशेषता बताइए। इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है तथा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 डी 1 से 10 n s 1 से 2 तक होता है। डी ब्लॉक तत्व की विशेषता यही है। ठीक है, पहला पॉइंट था।
डी ब्लॉक तत्व रंगीन आयन। संक्रमण तत्व ठोस या जलीय विलयन में रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोष होता है अपूर्ण होता है। डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम कोष क्या होता है? अपूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यह स्रोत प्रकाश को अवशोषित करने के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों? ये जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो होता क्या है? तो ये स्रोत प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए क्या दिखाई पड़ता है? रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अगला क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है इनकी? तो संक्रमण तत्व अधिकांश चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में क्या पाया था? आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाया था। क्या? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, अगला क्या है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए, कई बार पूछा गया है। तो ग्लूकोज को इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। यह 6 फदस्सी वलय होता है। क्या होता है? 6 फदस्सी। यह 5 फदस्सी वलय होता है। यह कम वसा का उत्पादन करता है, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला क्या है? एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखिए। एल्डिहाइड, इसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है जो कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है। इसमें क्रियात्मक समूह CO होता है जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थित होता है। ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्ल बनाते हैं। एक कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर वसीय अम्ल बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है? एल्डिहाइडों की अपेक्षा कम होती है। ठीक, ये अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। ये अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। ये फेलिंग विलायकों द्वारा क्या होते हैं? ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर क्यूप्रस ऑक्साइड यानी लाल अवक्षय बनाते हैं। ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? कीटोन नहीं करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। रिटार्ड अपक्रिया क्या होती है? टॉल्यूइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अपक्रिया रिटार्ड अपक्रिया कहलाती है। यानी टॉल्यूइन या टॉल्बिन हम लोग बोलते हैं। बेंजीन पर जब क्या लग जाता है CH3 उसे हम लोग कहते हैं क्या है? टॉल्बिन बोलते हैं। तो किससे क्रिया करवाया जा रहा है? क्रोमिल क्लोराइड से। तो बनता क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर क्या लग जाए? CH2 लग जाए तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? रिटार्ड अपक्रिया कहते हैं। अगला क्या? कैनिजारो अपक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अपक्रिया हम लोग कहते हैं क्या? कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। यानी फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया कैसे कहती है? ठीक है, NaOH से की जाती है। बनता क्या? मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्या? कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। अगला क्या? फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया। जब हैलोरेन क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हैलोएल्केन यानी एल्किल हैलाइड से की जाती है तो आर्थोपैरा हैलोटॉल्बिन निर्माण होता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया कहलाती है। क्या? जब हैलोरेन क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हैलोएल्केन, अब हैलोएल्केन क्या होता है? एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल लगा होगा प्लस हैलोजन लगा होगा, से की जाएगी तो आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा। हैलोटॉल्बिन निर्माण होता है। हैलोटॉल्बिन क्यों? ठीक, यहाँ पर हैलोएरिन है तो हैलोएरिन में यहाँ क्या लगा होगा? ठीक है, यहाँ से आर चला जाएगा, जुड़ जाएगा। जब आर जुड़ेगा तो यहाँ पर मान लो CH3 बन गया, क्या बन जाएगा? हैलोटॉल्बिन बन जाएगा, निर्माण होगा। आर्थो क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है। पैरा क्या होता है? सह उत्पाद होता है। इक्को प्रोडक्ट होता है। ये मेन प्रोडक्ट होता है, इक्को प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के इसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। यानी प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक कार्य करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एंजाइम कहते हैं। 1827 ईस्वी में वर्जिलियस और बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम को खोजा। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कुहने ने किया था। JB सुमनर ने सर्वप्रथम यूरी एज एंजाइम को क्रिस्टलीकरण किया। इसके लिए सुमनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला क्या? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन तो वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं, जिनका कार्य शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं वृद्धि, प्रजनन आदि का संचालन तथा नियंत्रण करना होता है। हार्मोन स्टेरॉयड
प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इनका स्राव सीधे रुधिर में होता है। रुधिर का प्रवाह ही हार्मोन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। प्रत्येक हार्मोन का एक विशिष्ट कार्य होता है। देखिए इधर हमारे शरीर में ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे हर स्थान पर क्या पैदा है, एंजाइम हार्मोन का पूरा भंडार है। सोचिए हमारे मुख में दो प्रकार के एंजाइम पाए हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। हमारे पेट में हम लोग जाएंगे तो अमाशय में, वहाँ भी क्या पाते हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम पाते हैं। जब हमारा भोजन छोटे तक पहुँचता है तो वहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, रेनिन, जाइमेज, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक, पेप्सिन, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। करते क्या है, भोजन वहाँ पर छोटे अंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा भोजन पूर्ण रूप से, छोटे में क्या होता है, पूर्ण रूप से पचता है। और बड़े तो में क्या किया जाता है, बड़े तो में भोजन में से पानी निकाला जाता है। और जो छोटे होता है, छोटे में भोजन भोजन में से क्या निकलती है, छोटी आंत भोजन में से पोषण पदार्थों निकालती है, पोषक पदार्थों निकालती है। वही क्या होता है, ब्लड के साथ मिल जाता है, जो आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो हार्मोन का अलग काम होता है। जैसे हम लोग कहते हैं महिलाओं में दो हार्मोन होता है मेन, जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और क्या, एंड्रोजन हार्मोन। ये दोनों काम के महिलाओं में होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, पुरुषों में होता है। ठीक, अगला क्या है, वुड्स फीडिंग क्रिया। क्या वुड्स फीडिंग क्रिया होती है, क्या होती है, जब हैलोएरिन और हैलोएल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है तो टाल्बिन निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स फीडिंग क्रिया मतलब वुड्स अब क्रिया को मिला दिया गया और फीडिंग क्रिया मिला दिया गया, बन क्या गया, वुड्स फीडिंग क्रिया। जब हैलोएरिन ये हैलोएरिन है, जब हैलोएरिन और हैलोएल्केन, ये क्या, हैलोएल्केन है, हैलोएरिन हैलोएल्केन, जब हैलोएरिन और हैलोएल्केन क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है तो टाल्बिन निर्माण होता है, टाल्बिन बन गया। यह अब क्रिया, ठीक, वुड्स फीडिंग क्रिया कहलाती है। वुड्स फीडिंग क्रिया कहलाती है। निकल क्या जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। ठीक, अगला क्या है, एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन एस्टिल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं तो यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है, जब एस्टिल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो क्या है, एस्टिल्डिहाइड है, CH3CHO है, ये क्या है, NaOH के दो अणु हो गए, बन के एक क्रिया बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं। अगला है राइमर टीमन अपक्रिया क्या होती है। जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, फिनाल है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, CH3 ना, CHCl3। जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म क्रिया एल्कोहलिक NaOH या KOH से की जाती है तो एस्टिल्डिहाइड निर्माण होता है, सैचल्डिहाइड निर्माण होता है। यह क्रिया राइमर टीमन क्रिया कहलाती है। ठीक, और क्या निकल जाएगा, जल और 3NaCl निकल जाता है। फिर से, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्कोहलिक NaOH और KOH से की जाती है तो सैचल्डिहाइड निर्माण होता है। यह क्रिया राइमर टीमन क्रिया कहलाती है। तो ये फिनाल है, क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्या बन गया, सैचल्डिहाइड बन गया। अगला क्या है, रोजन मुंड अपक्रिया। क्या रोजन मुंड अपक्रिया क्या होता है। ठीक, जब एस्टिल या फेनिल क्लोराइड की क्रिया पैरेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म जाइलिन में हाइड्रोजन गैस से की जाती है तो एल्डिहाइड निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रोजन मुंड अपक्रिया कहते हैं। तो क्या है, एस्टिल क्लोराइड है, इससे क्रिया किससे की जाती है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से की जाती है, बनता क्या, एस्टिल्डिहाइड बन रहा है। यह बेंजिल क्लोराइड क्रिया पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन की जाती है, बनता क्या है, ये क्या, बेंजल्डिहाइड बना। मतलब एक खुली श्रृंखला है, क्या है, बंद श्रृंखला है। दोनों कंडीशन क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। तो खुली श्रृंखला में क्या बनेगा, एस्टिल्डिहाइड, और बंद श्रृंखला में क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक, अगला क्या, DDT, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म जो होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। क्या, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, CCl3CH, ये क्या है, दो बेंजीन रिंग। अच्छा, नाम कैसे देखो, डाइक्लोरो दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइफेनिल फेनिल है, डाइक्लोरो दो बेंजीन रिंग है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो तीन क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो एथेन क्यों बोला, यहाँ पर CH है, यहाँ पर C है, दो दो कार्बन हो गया। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग खेतों में फसलों और सब्जियों में
कीटनाशक रूप में किया था। यह एक कीटनाशक औषधि है डीडीटी। ये क्या होती है? कीटनाशक औषधि होती है डीडीटी। अगला क्या है? फिनाइल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। फिनाइल के उपयोग कीटाणु और एंटीसेप्टिक टैंकों में प्रतिरोधक रूप में किया जाता है। किसका? फिनाइल का उपयोग किया जाता है। नायलॉन और प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? नायलॉन और प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक टैंकों में प्रतिरोधक रूप में, नायलॉन और प्लास्टिक निर्माण में, कपड़े और विभिन्न रंगों के प्लास्टिक की वस्तु बनाने में, दर्द निवारक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फसलों व पेड़ पौधों को कीटाणुओं से बचाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है ईथर का उपयोग तेल, वसा, रेजिन, मोम आदि के विलायक रूप में किया जाता है। ग्रेनाड अपक्रमक बनाने में, क्लोरोफार्म के साथ मिलाकर शल्य चिकित्सा में निश्चेतक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ईथर का एल्कोहल के साथ मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में ईंधन रूप में किया जाता है और प्रशीतक रूप में किया जाता है, यानी फ्रिज में किया जाता है। अगला क्या है? प्राकाशिक समूहता किसे कहते हैं? क्या प्राकाशिक समूहता क्या होती है? जब दो या दो से अधिक संकुल युग्मकों के अणुसूत्र व भौतिक तथा रासायनिक गुणसूत्र, गुणसूत्र नहीं भैया, गुण, जब दो या दो से अधिक संकुल युग्मकों के अणुसूत्र व भौतिक तथा रासायनिक गुण समान परंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे युग्मकों को हम लोग कहते हैं क्या? प्राकाशिक समयोभी तथा घटना प्रकाश समूहता कहलाती है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? देखिए, एक होता है टूरमेलिन, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। इसका उपयोग कहाँ कहते हैं? गाड़ियों में। जैसे मान लीजिए हम लोग टू व्हीलर चलते हैं ना अंधेरे सड़कों पर, अंधेरी रातों में सड़कों पर, ठीक। जब टू व्हीलर चलते क्या होता है? जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो क्या होता है? प्रकाश उसका हमारी आंखों पर तुरंत पड़ता है, तो इससे हम लोग क्या होता है? एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। अब बताइए जब फोर व्हीलर होगी उसका प्रकाश क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। अब सामने से कोई फोर व्हीलर आ रही है तो करती क्या है? जो जो लगा हुआ था उसमें पोलराइजेशन का प्रयोग किया, तो करता क्या है? वो पोलराइजेशन वही प्रकाश ड्राइवर के पास भेजेगा जो उसके उसमें व्यवस्था किया जाता है, एकदम पैरेलल होगा, बाकी सब प्रकाश का छान देगा। जैसे हम लोग देखें जहाँ वेल्डिंग होता है, जो लोग वेल्डिंग करते हैं, जो लोग दो धातु दो जोड़ते हैं, तो लोग करते क्या हैं? जो चश्मा लगाते हैं ना, उनका चश्मा 100-200 रुपये का नहीं होता है। एक आम आदमी पहनने का तो उसका चश्मा बहुत कम दाम का होगा, उसका चश्मा क्या होगा? बहुत महंगा होगा। क्यों? उसमें क्या लगा होता है? उसमें पोलराइजेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो जब दो या दो से अधिक संकुल युग्मकों के अणुसूत्र व भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवीय प्रकाश के उनका व्यवहार क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे युग्मक हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाशिक समयोभी तथा घटना प्रकाशिक समयोता कहलाती है। अगला क्या? प्रकाशिक समयोता के प्रकार या दो प्रकार का होता है। पहला क्या? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ऐसे यौगिक विलयन जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म कहते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक। ऐसे यौगिक या विलयन जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? घुमाने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। नहीं येलो फॉर्म या लीबी रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, एक होता है लीबी रोटेटरी फॉर्म होता है। लीबी रोटेटरी फॉर्म या माइनस फॉर्म बोलते हैं, यानी एक घड़ी की दिशा में घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं, प्लस फॉर्म बोलते हैं। और घड़ी विपरीत दिशा में घुमाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीबी रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं, माइनस फॉर्म बोलते हैं, ठीक। ऐसे यौगिक या विलयन जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को घुमाने में सक्षम नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय निष्क्रिय बोलते हैं, मीजो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। यह उदाहरण दिखाया गया है, ठीक। तो क्या है? एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, डेक्स्ट्रो फार्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फार्म है। एक क्या? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अच्छा क्यों? कैसे हम लोग पहचानेंगे? अरे भैया एच है तो इसका भार क्या होगा? कम होगा, वो एच है। तराजू में एक तरफ भरा गया 5 किलो रखा गया, एक तरफ 2 किलो रखा गया है, तो तराजू किधर झुकेगा? जिधर 5 किलो होगा। तो ओ एच का भार ज़्यादा होगा, इसका भार क्या होगा? कम होगा, तो इधर घूम गया। इधर क्या? इसका भार कम होगा, इसका भार क्या हो जाए तो इधर घूम गया, तो क्या? रोटेटरी फार्म हो गया। अगला क्या है? एमिनो अम्ल और प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। इम्यूनो अम्ल वे मूल अणु जो प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं। एक प्रोटीन में आमतौर पर सैकड़ों अलग अलग एमिनो अम्ल होते हैं जो रासायनिक बंधन द्वारा क्या होते हैं? एक साथ बंधे होते हैं। यानी ये ऐसे अणु होते हैं जो प्रोटीन निर्माण खंड में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एमिनो अम्ल कहते हैं। देखिए, मानव शरीर के डेवलपमेंट के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए, जो 10 प्रकार के इम्यूनो हमारे शरीर में पहले से होते हैं, और 10 प्रकार का इम्यूनो हमारा बॉडी यानी शरीर खुद बनाता है, निर्माण करता है, ठीक। प्रोटीन क्या होते हैं? ये इम्यूनो अम्ल की एक या एक से अधिक श्रृंखलाएं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं होती हैं। प्रोटीन शरीर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे संरचनात्मक
घटक बनाना, एंजाइम और हार्मोन के रूप में कार्य करना और एंटीबॉडीज बनाना, यानी ये हमारे शरीर में सहायक होते हैं, उसका फसना बनाते हैं शरीर का, और एंजाइम और हार्मोन निर्माण में कार्य करते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? शाकाहारी, जो शाकाहारी होते हैं, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द इत्यादि। मांसाहारी वाले मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, दही, यकृत आदि। ठीक। अगला क्या? विटामिन। विटामिन क्या होता है? बहुत ध्यान समझिए यहाँ पर। ठीक। तो विटामिन क्या होता है समझिए ध्यान से यहाँ पर। विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन और हॉपकिंस ने किया था। विटामिन की खोज किए थे लियोनिन और हॉपकिंस ने, नाम रखे थे फंक ने। तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन और हॉपकिंस ने किया था इसका नामकरण फंक ने 1911 ईस्वी में किया। विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही प्रोटीन तरह ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। ये केवल हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने कार्य करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन। विटामिन। विटामिन जिस प्रकार थे घर वाले वैसे कभी आपको फल नहीं खिलाएंगे, लेकिन जब बाई चांस क्या होगा, किसी का हड्डी पसली टूट जाएगा ना, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, तो क्या होता है, लोग वहाँ पर सेब अनार ले जा मार खिलाएंगे। क्यों? जहाँ नहीं बचवा का हमारे हड्डी पसली टूट गया है, तो उससे क्या होगा, जब खिलाएंगे तो क्या होगा, हड्डी पसली जल्दी जुड़ने लगेगी, मतलब ये होता है। ठीक। अगला क्या है? विटामिन ए कमी से तौधि रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत गाजर है, अंडा है, फल है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत आंवला है, नींबू, संतरा है। ठीक। तो आंवला कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। विटामिन डी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या? हरी सब्जी, मक्खन है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनना नहीं चाहिए, तो कौन रोकता है? हिपैरिन। और शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनना चाहिए, कौन जमाता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। फार्मिक अम्ल बनने की विधि व इसके रासायनिक गुण लिखिए। तो फार्मिक अम्ल कैसे बनता है यहाँ समझिए ध्यान से। ठीक, विस्तार समझिए। जब ग्लिसरॉल क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से की जाती है तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक। तो ये ग्लिसरॉल की प्रेजेंस है, ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म किया जाता है, क्या बनता है? फार्मिक अम्ल बनेगा। फार्मिक अम्ल पाया कहाँ था? लाल चींटियों में पाया जाता है। रासायनिक गुण क्या है? पहला है टालन कर्मक से क्रिया। जब फार्मिक अम्ल की क्रिया टालन कर्मक से की जाती है तो रजत दर्पण निर्माण होता है। ये क्या है? फार्मिक अम्ल है, इसी क्रिया किसी की टालन कर्मक से, तो क्या बनेगा? रजत दर्पण बनेगा। और बीच वो से निकल गया CO2, निकल गया 2Ag, तो बचा क्या? H2O, बच गया H2O, निकल गया। ठीक। अगला क्या? फेलिंग विलयन से क्रिया। जब फार्मिक अम्ल की क्रिया फेलिंग विलयन से की जाती है तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। दोनों क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, कई बार लाख बार बोले। जब फार्मिक अम्ल क्रिया फेलिंग विलयन से की जाती है तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। SCOOH प्लस CuO, ये फेलिंग विलयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बीचों से निकल गया और क्या निकल गया? CO2 निकल गया, H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लाल अवक्षेप निर्माण होगा। अगला क्या है? NaOH से क्रिया। जब फार्मिक अम्ल की क्रिया NaOH से की जाती है तो सोडियम फार्मेट निर्माण होता है। फार्मिक अम्ल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बना क्या? सोडियम फार्मेट प्लस क्या निकल गया? जल निकल गया। अगला क्या है? प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने विधि रासायनिक गुण लिखिए। फार्मेल्डिहाइड, जब मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो फार्मेल्डिहाइड निर्माण होता है। तो मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल शराब तो होता है लेकिन बहुत खतरनाक शराब होता है, आदमी पी लेकिन मर जाएगा तुरंत है। ठीक। जब मेथिल अल्कोहल क्रिया इसको ऑक्सीकृत किया था, बनता क्या? फार्मेल्डिहाइड निर्माण होगा। इसीलिए जब कहीं शराब बनता है ना तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि पता कर बनाना है, एथिल अल्कोहल बन गया मेथिल अल्कोहल, पिला दिए तो वही कहा मैं शराबी हूँ। नशा शराब में होती है तो नाचती बोतल, फिर वही होने लगेगा, नाचेगा आदमी, अपना गम पूरा भूल जाएगा। एसीटोन, जब प्रयोगशाला में कैल्शियम एस्टेट का शुष्क आसवन किया जाता है, जब प्रयोगशाला में कैल्शियम एस्टेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो एस्टोन का निर्माण होता है। यहाँ पर एस्टोन बनाया जा रहा है, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड बनाया जा रहा है। ठीक। तो ये क्या है? कैल्शियम एस्टेट है, इसका शुष्क आसवन किया गया, बन क्या गया? एस्टोन निर्माण हुआ। ठीक। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी क्रिया, एस्टोन और फार्मेल्डिहाइड की रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। तो अमोनिया से क्रिया, जब एस्टोन क्रिया अमोनिया गैस से की जाती है तो बनता क्या है? डाई एस्टोएमीन का निर्माण होता है।
ये क्या है, एस्टोन है CH3COCH3। अमोनियम क्या होगा, NH2 निकल जाएगा, NH2 और AH, OH बन जाएगा, OH इधर जुड़ गया, NH2 इधर जुड़ गया, क्या बना, इसका नाम क्या है, डाइएस्टोइमीन। क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3CO, CHCl3 होता है, CCl3 निकल गया तो बन जाएगा OH। तो इसका क्या नाम है, क्लोरीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, पूछा जाता है क्लोरीटोन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जब ये स्टोन क्रिया हम लोग कैसे करते हैं, जब ये स्टोन क्रिया क्लोरोफॉर्म से की जाती है, बनता क्या है, क्लोरीटोन का निर्माण होता है, क्लोरीटोन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या, एथेनॉल। जब हेलोकेन क्रिया एल्कोहलिक युग्कों से की जाती है तो एल्कोहलों का निर्माण होता है। ये क्रिया यहाँ पर दी गई है, यानी CH3 ये क्या है, इलेक्ट्रिक क्लोराइड है। इलेक्ट्रिक क्लोराइड क्रिया किससे की गई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना क्या, एल्कोहल बना। ठीक। अगला क्या है, रासायनिक गुण है, वहाँ भी रासायनिक गुण, धातु एमाइडो से क्रिया। ठीक, एल्कोहलों का रासायनिक गुण है। जब एल्कोहलों क्रिया धातु एमाइडो से की जाती है, जब एल्कोहलों क्रिया धातु एमाइडो से की जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। तो एल्कोहलों क्रिया किससे की गई है, धातु एमाइडो से बना क्या है, सोडियम एथॉक्साइड बना गया है। अगला स्टिरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों क्रिया एल्कोहलों से की जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर दिखाई गई है विस्तार से। अगला क्या है, एथिल ब्रोमाइड रासायनिक गुण है सब। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 व KBr की उपस्थिति में की जाती है तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, ये क्रिया है। अगला है, कुछ हम लोग पढ़ती है अब यहाँ पढ़ते हैं मेन क्रिया। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की रासायनिक गुण, एथिल ब्रोमाइड की रासायनिक गुण। उड्रप क्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है तो ब्यूटेन निर्माण होता है। ठीक, एथिल ब्रोमाइड है, क्रिया यहाँ पर दी गई है। अपचयन। जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से की जाती है तो एथिल निर्माण होता है, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण है। ठीक, फिनाल।